नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। मुद्रा राक्षस एक ऐसी शख्सियत रहे जिनका स्मरण होते ही स्मृति पटल पर एक नायक की छवि उभरती है, जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा एवं सृजनशीलता से समाज, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में हजारों वर्षों से जमे जमाए सामाजिक विद्रूपताओं पर जमकर प्रहार किया। वे आजीवन समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए हिस्से के पक्ष में मुखर आवाज बने रहे। भावुक हृदय, साधारण लिबास, फ्रेंच कट दाढ़ी, चौड़ा ललाट, छोटी सी कदकाठी, हल्के फुल्के परिवर्तनकांक्षी छोटी सी आंखें, जन सरोकारों के लिए जारी संघर्षों की अग्रिम पंक्ति में मुट्ठी भींचे हाथ और चाल में गजब की फुर्ती से इस अति वृद्ध को आसानी से पहचाना जा सकता था। तीखे तेवर तेवर के लिए विख्यात मुद्रा राक्षस ने उपन्यास, कहानी, कविता, आलोचना, नाटक, इतिहास, संस्कृति, पत्रकारिता, समाजशास्त्र और अर्थतंत्र जैसी विधाओं में अपनी लेखनी से वंचित जमात के पक्ष में जबरदस्त हस्तक्षेप किया। वे अपने धारदार लेखन से सामाजिक सरोकारों के हाशिए से केंद्र की ओर लाने में सफल रहे। सड़क पर लड़ी जा रही जनपक्षी लड़ाई में वे हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़े रहे तथा समसामयिक राजनीति में मैदान में निर्भीक टिप्पणीकार के रूप में पहचाने जाते रहे। मुद्रा राक्षस का जन्म लखनऊ शहर के निकट बेहटा नामक गांव में 21 जून 1933 को शिवचरण लाल गुप्ता के घर में हुआ। इनके बचपन का नाम सुभाष चंद्र आर्य था। पिता शिवचरण लाल गुप्ता अपने बेटे का नाम उस दौर के प्रखर स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में रखा था। गांव की ही प्राथमिक पाठशाला में चौथी कक्षा तक उनकी पढ़ाई लिखाई हुई। अग्रेतर शिक्षा के लिए 1943 में वे अपने पिता के साथ लखनऊ आ गए, जहां उनका नामांकन सोहनलाल मुराई पाठशाला में हुआ। सन 1950 में 10वीं पास करने के बाद वे डीएवी कॉलेज में नामांकित हुए, जहां से वे 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। साहित्य से लगाव उन्हें तभी से हो गया। डीएवी कॉलेज के पुस्तकालय में हिंदी साहित्य का विपुल भंडार था। किशोर सुभाष उस लाइब्रेरी का लाभ एक जिज्ञासु छात्र के रूप में उठाने लगे थे। वर्ष 1952 में जब उनका नामांकन लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ, तब तक उनका रुझान हिंदी साहित्य की ओर काफी बढ़ गया था। वे लखनऊ के साहित्यिक गोष्ठियों में हिस्सा लेने लगे थे। मुद्रा राक्षस के पिता शिवचरण लाल गुप्ता उर्दू फारसी के जानकार शायर, लोक गायक, लोक नाट्य कलाकार और अच्छे तबला वादक थे। शिवचरण लाल गुप्ता जी हिंदू महासभा से जुड़े हुए एक कट्टरपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे। वे हिंदुत्व के समर्थन में बढ़ चढ़कर भाषण दिया करते थे। पिता के विचारों और पारिवारिक वातावरण से भला युवा सुभाष कैसे अछूता रह सकता था। कट्टर हिंदू युवा सुभाष जब कॉलेज गए तो वहां प्रगतिशील विचारों से लैस छात्रों से उनकी बौद्धिक मुठभेड़ों होने लगी, जिससे वे अक्सर हार जाया करते थे। यहीं से उनके विचारों का परिष्कार होना शुरू हुआ और चिंतन प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आया। जब वे विचारों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसने लगे तथा तथ्यों की गहन जांच पड़ताल करते, तभी उसे स्वीकार करते। 20वीं सदी के छठे दशक में लखनऊ साहित्यिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र था। देश अभी भी आजाद हुआ ही था। यशपाल, डॉक्टर देवराज, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, कुंवर नारायण, डॉक्टर रघुवंश और धर्मवीर भारती जैसे शीर्षस्थ रचनाकारों की शिरकत से वहां साहित्यिक गोष्ठियां बराबर गुलजार रहा करती थी।
ऐसी ही गोष्ठियों में शामिल होकर सुभाष विभिन्न विचारधाराओं को समझने की कोशिश करते रहते थे। उस कालखंड में उन्हें कॉमरेड राम भरोसे यादव के प्रभाव में आकर मार्क्सवादी साहित्य का अध्ययन किया। सन 1951 में उन्होंने लिखना शुरू किया और 2 वर्षों की अल्पावधि में ही चर्चित लेखक हो गए थे। युग चेतना नामक प्रसिद्ध पत्रिका में मुद्रा राक्षस के छद्मनाम में छपे एक विवादास्पद लेख ने साहित्य जगत को में हंगामा ही बरपा दिया था। हुआ यूं था कि उन दिनों अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्ताह नामक प्रयोगवाद के चर्चे साहित्य जगत में सरेआम हो रहे थे। हर कोई इसके पक्ष में कसीदे पढ़ रहा था, लेकिन युवा सुभाष ने अपने चर्चित लेख में अज्ञेय के तार सप्तक योजना और विदेशी लेखकों की छाप होने का आरोप उदाहरण सहित लगाया था। वे अपनी वैचारिक महानता तथा तेज और तुर्स लेखन की वजह से शीघ्र ही पहचान लिए गए। जल्द ही मुद्रा राक्षस नाम साहित्य जगत में चर्चित हो गया था। आगे चलकर यही छद्म नाम उनकी वास्तविक जीवन का स्थायी पहचान बनाने वाला था। सुभाष चंद्र आर्य को दुनिया एवं मुद्रा राक्षस के नाम से जानने लगी थी। युग चेतना के संपादक ने यह नाम विशाखा दत्त रचित ऐतिहासिक नाटक मुद्रा राक्षस से लिया था। मुद्रा यानी मोहर और राक्षस यानी अविचल। वे मृत्यु पर्यंत अपने नाम में स्थित अडिगता की भावना को वास्तविक रूप में चरितार्थ करते रहे। वंचितों शोषितों के पक्ष में साहित्य से लेकर सड़क तक संघर्ष करते हुए अविचल रहे। युग चेतना में छपे लेख ने मुद्रा राक्षस को हिंदी साहित्य संसार में प्रसिद्ध कर दिया था। उन दिनों कलकत्ता से छपने वाली प्रसिद्ध पत्रिका ज्ञानोदय ने 1955 में उन्हें सहायक संपादक का पद ऑफर किया तो वे कलकत्ता चले आए। वहां राजेंद्र यादव और साहित्यकारों से उनकी दोस्ती घनिष्ठता में बदलने लगी थी, जो उनके ही समन्वयक थे। उन दोनों की जुगलबंदी ने हंस के पुनर्प्रकाशन के दौर में दलित और स्त्री मुक्ति विमर्श को नई ऊंचाई प्रदान की। अभी मुद्रा राक्षस की वैचारिकी और रचना संसार विस्तृत हो ही रहा था कि उन्होंने स्वतंत्र लेखन का निर्णय करते हुए 1958 में ज्ञानोदय से इस्तीफा दे दिया। अपने लेखन को ऊंचाई देने के लिए वो अच्छी खासी सैलरी और संतुष्टि देने वाले काम को छोड़ने सहित कोई भी जोखिम लेने को तैयार थे। वहीं वर्ष 1960 में अनुव्रत नामक पत्रिका के संपादक के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। मुद्रा राक्षस 1962 में बतौर इंस्ट्रक्टर और स्क्रिप्ट एडिटर आकाशवाणी के ड्रामा प्रोडक्शन विभाग से जुड़ गए। आकाशवाणी के साथ साथ उनका यह सफर 15 वर्षों तक चला। विविध भारती पर मुद्रा राक्षस जी लिखित नाटकों के प्रसारण में उन्हें अपार लोकप्रियता हासिल हो रही थी। वहीं उनके द्वारा लिखित और निर्देशित नाटकों का मंचन प्रेक्षागृहों में विस्तार पा रहा था। उनके नाटकों में संपन्न वर्ग तथा शासन वर्ग के अमानवीय चेहरे की गहराई से उकेरा गया है। उनके नाटकों को निर्देशित करना तथा बतौर कलाकार उनका हिस्सा बनना निस्संदेह किसी पुरस्कार से कम नहीं होता था। उनका लिखा गया एक नाटक मरजीवा उन दिनों काफी चर्चित हुआ था। इस नाटक का नामकरण प्रसिद्ध साहित्यकार नागार्जुन ने किया था। इस नाटक में सत्ताधारियों के नृशंसता और निर्दयता के बीभत्स रूप को उजागर किया गया है। इसी शैली में उनका दूसरा बहुचर्चित नाटक तिलचट्टा था, जिसमें नसीरुद्दीन शाह और पंकज कपूर जैसे कलाकारों ने काम किया था। उनका तीसरा बहुचर्चित नाटक आला अफसर था,
जिसके कारण उन्हें आकाशवाणी से त्यागपत्र देना पड़ा। आला अफसर रूसी नाटककार निकोलाई गोगोल के नाटक द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर की पुनर्रचना थी। इस नाटक में आम आदमी और भ्रष्ट शासन तंत्र के रिश्ते की विद्रूपता को तीखेपन से उजागर करते हुए जोरदार कटाक्ष किया गया था। आपातकाल के दौर में आकाशवाणी में रहते हुए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना खतरे से खाली नहीं था। साहित्य संस्कृति के क्षेत्र में वे चुनिंदा लोगों में शामिल थे जो सरकार के तानाशाह रवैयों का विरोध कर रहे थे। नाटक मंचन से कुपित तत्कालीन सरकार ने 1976 में मुद्रा राक्षस की वैचारिकी का निर्माण उनके कॉलेज के दिनों में ही आकार लेने लगा था। वे मार्क्सवाद से खासा प्रभावित थे। लखनऊ की एक बैठक में सत्यदेव द्वारा प्रस्तुत एक लेख जन कल्याणकारी राज व्यवस्था पर हुई लंबी बहस ने उन्हें खासा प्रभावित किया। जल्द ही वे इस विचारधारा से गहरे रूप से जुड़ गए। वे छात्र परिसंघ के सदस्य भी बने थे, लेकिन वे इस विचारधारा के प्रति लगातार प्रश्नाकुल भी रहे कि प्रगतिवाद मेरी या मेरे परिवार की शूद्रवाद से मुक्ति की लड़ाई क्यों नहीं लड़ता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जाति तोड़ो आंदोलन के सिलसिले में एक बार कलकत्ता आए हुए थे। मुद्रा राक्षस इस अभियान में लोहिया के साथ हो लिए। लोहिया की भाषण शैली ने उन्हें अच्छा खासा प्रभावित किया था, लेकिन जल्द ही उन्हें लोहिया की सीमाओं का पता चल गया था। लोहिया हिंदू धर्म ग्रंथों की सीमा के पार जाने से बच रहे थे और उन ग्रंथों की आलोचना भी, जबकि उन्हें जो हिंदू धर्म ग्रंथ परिवार में पढ़ने को मिले थे उनमें उनकी जाति सहित बड़ी आबादी को नीच और घृणित माना गया था। उन्हें लोहिया की बातों में बुनियादी तौर पर आर्य समाजियों से अलग कुछ नहीं दिखाई दिया। वे समझ गए थे धर्म ग्रंथों की समालोचना किए बगैर जाति से मुक्ति का रास्ता नहीं मिल सकता। बाद में दिनों में उन्होंने धर्म ग्रंथों का पुनर्पाठ नामक आलोचनात्मक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने पुरोहितवाद के आधार ग्रंथों की विसंगतियों को उजागर कर पाखंडवाद की हवा निकाल दी। जाति का विनाश के प्रश्न में वे अंबेडकर के विचारों से सहमत थे और अपने लेखन में उनकी सोच के साथ खड़े दिखाई देते हैं। अफ्रीकी लेखक फ्रेंच फैनन को उद्धृत करते हुए नारकीय नामक उपन्यास में मुद्रा राक्षस लिखते हैं। आदमी के चमड़ी के काले रंग को खतरनाक प्रवृत्तियों, पाप और निंदनीय काम से जोड़ दिया गया है। काला आदमी अपनी चमड़ी से भय खाता है, उससे घृणा करता है। उसका मानना है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी के लिए यह तथ्य उतना ही सच है जितना अफ्रीकियों के लिए। उनके पिता शिवचरण लाल गुप्ता जो एक महान लोक कलाकार थे, उनके स्वर्ण रचना संसार में इसलिए उचित अवसर पर सम्मान नहीं मिला क्योंकि वे शूद्र एवं पिछड़ी जाति सोनार से थे। मुद्रा राक्षस अपने पिता के जीवन में फैले शूद्रवाद से उपजे हताशा को नियति के अपने क्रांतिकारी लेखन में पलट देना चाहते थे। उनके वैचारिकी निर्माण में मार्क्सवाद, लोहियावाद, अंबेडकर के चिंतन और बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव था। बकौल आलोचक वीरेंद्र यादव, मार्क्स, लोहिया और अंबेडकर और उनके बौद्धिक प्रेरणा स्रोत अवश्य थे, लेकिन अपनी संस्यालु आलोचनात्मक दृष्टि के चलते वे सभी विचार सारणियों के बीच से अपनी अलग बौद्धिक राह बनाने के कायल थे। हालांकि मुद्रा राक्षस की रचनाएं सन 1951 में ही छपनी शुरू हो गई थी, लेकिन आपातकाल के बाद ही उनकी रचनात्मक और वैचारिकता में नया उफान आया। अनेक विधाओं में उनकी करीब 65 रचनाएं प्रकाशित हैं। हम सब मनसाराम, शांति भंग और दंड विधान जैसी रचनाओं के माध्यम से दलित, स्त्री और अल्पसंख्यक सहित हाशिए में समाज को हिंदी
रचना संसार में केंद्रीय स्थान दिलाने में सफल रहे। समालोचक वीरेंद्र यादव लिखते हैं, अर्धभ्रत नामक उपन्यास मुद्रा राक्षस की अभिनव कथन शैली और प्रयोग धर्मिता का बेजोड़ उदाहरण है। इस उपन्यास की काल्पनिक कहानी में तर्कशीलता और रूढ़िभंजक विचारधारा के साथ साथ उनके जीवन में भोगे यथार्थ का बिंब स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इस उपन्यास में कसाई बाड़े नामक अध्याय में उन्होंने हिंदुत्व की जबरदस्त कपाल क्रिया की है। नारकीय उपन्यास मुद्रा राक्षस की लंबी लेखकीय यात्रा के रंग बिरंगे अनुभवों पर आधारित है। दृष्टि बाधा नामक रचना में उन्होंने वामपंथ को प्रश्नांकित करते हुए अच्छी खोज खबर ली है। मुद्रा राक्षस की कहानी यूसुफ मियाँ की मृत्यु और प्रधानमंत्री का पानी में सब्जी विक्रेता यूसुफ मियाँ देश की अभावग्रस्त निरीह जनता का प्रतिनिधि है, जो नेताओं द्वारा किए जा रहे सरकारी धन के बंदरबाट को देखने और अभाव में घुटकर मरने को अभिशप्त है। दलित समुदाय से आने वाले मुसहर जाति पर केंद्रित उपन्यास दंड विधान उन्होंने तब लिखा था जब हिंदी साहित्य में दलित विमर्श की आमद भी नहीं हुई थी। कॉलेज के दिनों में एक बार यशपाल के यहाँ उन्हें चाय नहीं मिली थी। इस घटना से व्यथित होकर उन्होंने एक लंबी कविता लिखी थी। उनकी कविताएं वास्तविक दुनिया की समस्याओं से लगातार मुठभेड़ करती हैं। मुद्रा राक्षस का लेखन गैर पारंपरिक और अनूठा है। उन्होंने किसी परंपरा का अनुसरण नहीं किया, बल्कि अपनी खुद की शैली विकसित की, जो हर मौलिक रचनाकार का धर्म होता है। साहित्य के अतिरिक्त समाज और राजनीति में उनकी गहरी नातेदारी रही है। सामाजिक सरोकार से उपजे आंदोलनों से जुड़े बगैर वे जी नहीं सकते थे। वे विभिन्न सामयिक और सामाजिक मुद्दों पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में निरंतर लिखते रहे। लेख और स्तंभ में उनके विचार पूंजीवादी सत्ता संरचना के छल और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आक्रामक तेवर के रूप में प्रकट होते थे। अभिव्यक्ति की आजादी, सांप्रदायिकता, जातिवाद और महिला अधिकार जैसे गंभीर मुद्दे पर वे बेबाकी भरे राय के लिए जाने जाते थे। मुद्रा राक्षस छात्र जीवन में ही वामपंथ की राजनीति से गहरे रूप से जुड़ गए थे। आकाशवाणी में काम करते हुए उन्होंने वहां के कर्मचारियों के हित पोषण के लिए ट्रेड यूनियन का गठन किया था। इस संगठन से उनका जुड़ाव इस हद तक था कि वे संगठन को समय देने के लिए नाटकों का निर्देशन छोड़ने को तैयार थे। उनके नेतृत्व में आकाशवाणी के कर्मचारी संगठन ने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने में सफलता हासिल की थी। राजनीति और विवादों में उनका गहरा नाता था। वे आलोचक की धार से किसी को भी नहीं बख्शते थे, चाहे गांधी हो, नेहरू हो या प्रेमचंद। एक दौर में ऐसा भी रहा जब वे कम्युनिस्ट नेता श्रीपाद डांगे और राम मनोहर लोहिया से सीधे संपर्क में थे। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह और विष्णुकांत शास्त्री से उनकी घनिष्ठ मित्रता रही है। सत्ता के चरित्र के विरोध में वे प्रतीकात्मक रूप में चुनाव भी लड़े, लेकिन असफल रहे। सत्ता का मुख्य वेच्ची उनके स्वभाव में नहीं था। नक्सलियों से साठ-गांठ के आरोप में उनकी जासूसी भी की गई। वे लिखते हैं, मैं खुद विवादों से बचता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जो भी विवादास्पद हो जाती हैं। स्त्री, दलित मुक्ति और जातिगत भेदभाव के प्रश्न को वामपंथियों द्वारा कमतर बताए जाने को वे धोखा मानते थे। उनके पुत्र रोमेल याद करते हुए लिखते हैं, मुद्रा जी का जीवन शब्द और कर्म की एकता के अनुपम उदाहरण रहे हैं। मुद्रा जी की लेखकी वैचारिकी ताप में हिंदी साहित्य और रंगमंच लाभान्वित होता रहा, लेकिन खुद उस आग से झुलसते रहे। उनकी ख्याति एक ऐसे चिंतक की रही जिसे
समरस समाज की स्थापना के लिए अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। स्वतंत्र लेखन ही उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। जब उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला तो उनके बोल थे, हाँ अच्छा हुआ कुछ पैसे मिल गए, इससे पत्नी इंदिरा का इलाज हो जाएगा। उन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के अलावा साहित्य भूषण, लोक नाट्य शिरोमणि, शुद्राचार्य दलित रत्न सहित अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। वे ऐसे पहले साहित्यकार थे जिन्हें जन संगठनों ने सिक्कों में तौलकर सम्मानित किया था। बहुत कम ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने सभी साहित्य विधाओं के समान अधिकार से लिखा है। प्रोफेसर सत्येंद्र तनेजा लिखते हैं, मुद्रा राक्षस की बहुमुखी प्रतिभा संस्कृति के क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न विचारों की टकराहट से विकसित हुई थी। मुद्रा राक्षस का साहित्य वर्चस्व की संस्कृति और समाज में समानांतर वंचितों के पक्ष में प्रश्नाकुल संसार है। वे समाज, समय और संस्कृति के अप्रतिम व्याख्याकार थे। सामाजिक रूढ़ियों और धार्मिक कर्मकांडों की धज्जियां उड़ाने वाले अग्रणी रचनाकार थे। उन्होंने बड़े बड़े अवसरों को ठुकरा दिया और सत्ता के गलीचों को लात मार दिया। परेशानियों को झेल लिया, लेकिन वे कभी झुके नहीं और न ही बिके। मुद्रा राक्षस की रचनाओं का अंग्रेजी, रूसी और फ्रेंच सहित कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। जन सरोकारों के संघर्ष से जुड़ने के लिए विख्यात मुद्रा राक्षस जी लोक कलाओं और संगीत का अद्भुत ज्ञान था। वे सिद्धहस्त मूर्तिकार भी थे। टूटे हुए फर्नीचर की लकड़ियों को खूबसूरत मूर्तियों में ढाल देना उनकी खासियत थी। खाली समय में वो पेंटिंग में भी हाथ आजमाते थे। पौधों और पालतू जानवरों में उनका प्रेम बड़ा ही अनोखा था। पिछड़े दलित समाज से निकले नेतृत्व का ब्राह्मणों जैसा सामाजिक व्यवहार उन्हें कचोटता था। वे चाहते थे कि नेतृत्व वर्ग उनकी चेतना का इस्तेमाल बहुजन की ब्राह्मणवादी सोच से मुक्ति के लिए करे। मीडिया के सांप्रदायिक चेहरे से वे खिन्न रहते थे। बहुजन कलाकारों की आर्थिक समस्याओं के पीछे वे जातिवाद, मीडिया छल को जिम्मेदार मानते थे। वे बहुजन प्रेरणा स्थल निर्माण के हिमायती थे। बिगड़ते स्वास्थ्य के चलते घर में कैद हो जाने की मजबूरी में वे देश पर गहराते सांस्कृतिक राजनीतिक संकट से अच्छे खासे बेचैन थे। 21वीं सदी के उथल पुथल भरे इस दूसरे दशक में जब टेक्नोलॉजी पर सवार धर्मांता और जातिवाद नए रूप में अपना कम फन फैला रहा है, छद्म राष्ट्रवाद को नारों से वातावरण कलुषित हो रहा है, हमें मुद्रा राक्षस जैसे दिलेर रहबर की खासकर जरूरत थी। ऐसे ही कठिन दौर पर वृद्धावस्था जनित रोग के कारण 13 जून 2016 को 82 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। साहित्य और संस्कृति के अनमोल चित्रे हमेशा के लिए आंखों से ओझल हो गया। अपने रचनात्मक गहनता, सामाजिक मुद्दों के लिए विद्रोही तेवर, निडरता और प्रतिवादी स्वर के लिए इस जांबाज योद्धा का नाम हमेशा आदर के साथ लिया जाएगा।